अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं अपने एक नए टॉपिक को। टॉपिक नंबर 3 है आज हमारा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। फिज़िक्स का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है ये, चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। टॉपिक आज क्या है? वो है वर्क एंड हीट। वर्क और हीट क्या है? इनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं हीट को। हीट क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की ही शक्ल है। फॉर्म ऑफ एनर्जी हम इसको क्यों कहेंगे? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त हमारे पास एक हॉट बॉडी से जिस वक्त एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है कोल्ड बॉडी की तरफ या कूल बॉडी की तरफ, उस वक्त जिस वक्त हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, हमारे पास जो मिलती है असल में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? हीट होती है। अब ये हीट जो है असल में ये एक एनर्जी की फॉर्म ही है। ये कब तक फ्लो होती रहती है? जब तक हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं पहुंच जाता। तो कह सकते हैं हाँ, हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म ही है, हॉट बॉडी से जो ट्रांसफ़र हो रही होती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क क्या है। तो वर्क जिस वक्त हम डिस्कस करेंगे तो हमने थर्मोडायनामिक्स के अलावा जिस वक्त पहले पढ़ा था मैकेनिकल वर्क, तो वो हमारे पास था डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि यहाँ पे हम वर्क की डेफिनेशन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे उसके साथ रिलेट नहीं करना। थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क जो है वो बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन है। बच्चों को थर्मोडायनामिक की टर्म के अंदर वर्क का पूछते हैं तो वो वही पुराने वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला। अब वर्क जो है ये हमने देख तो लिया कि ये हमारे पास प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है। इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं या इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं, तो वो टास्क बाद का है। पहले हम देखते हैं क्या वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, या वर्क और हीट जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो हाँ, वर्क और हीट एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी कि वर्क और हीट को हम एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हाउ? तो देख लीजिए यहाँ पे इनपुट पे हमारे पास एक स्टीम इंजन है। इनपुट पे हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हीट। तो हीट जो है वो आउटपुट के तौर पे मैकेनिकल व्हील को रोटेट करवा रही है। तो हमारे पास इनपुट पे हीट मिल रही है, आउटपुट पे वर्क मिल रहा है। क्या इसका रेसिप्रोकल या इसका कोई उल्टा आपके पास मेथड है जिससे हम वर्क से हीट ले लेते हैं? आपके माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल हो? यस, एक मैं भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जिस वक्त आप हैंड रब करते हैं सर्दियों में मोस्टली, तो जिस वक्त हाथ गर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे हाथों पे लगाया जाने वाला मैकेनिकल वर्क हीट पैदा कर रहा होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं। अब हम देखते हैं जो हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या वाकई ही वो हमारे पास रिजल्टेंट एज पी डेल वी बनाता भी है कि नहीं? तो वर्क का फॉर्मूला हम देखते हैं कि हमने तो पहले जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था वो तो एफ डॉट डेल्टा एक्स या एफ डॉट डेल्टा डी के बराबर था। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है
अब इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं कि इसकी इनिशियल हाइट जो है वो y1 के बराबर है। अब इसका जो नीचे वाला आप ओवरऑल एरिया ऑब्जर्व करें तो वो एरिया किसके बराबर आता है, वो a के बराबर आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ। अब हीट जैसे ही दूंगा तो ये मूवेबल पिस्टन पे मुश्तमिल है। अब जैसे ही हीट दूंगा तो ये जो पिस्टन है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये वाली थी, ये वाली, अब ये पोजीशन यहाँ से उठ के कहाँ पे पहुँच जाएगी, ये जो नई मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो न्यू पोजीशन इसने अचीव की है, एक्चुअली ये क्या है, कि एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसने यहाँ से y1 से मूव करते हुए y2 पे चली गई है। अब याद रखिएगा वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे लेंथ और विड्थ जो है वो तो असल में एरिया ही है, तो वॉल्यूम हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई हाइट के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे इनिशियल हाइट इसकी क्या थी, y1, फाइनल y2। अब इसमें जो चेंज आया है ये किसके बराबर है, ये डेल्टा y के बराबर है। इसको मैं y2 माइनस y1 भी कह सकता हूँ, यानी कि मैं इसको a डेल y भी कह सकता हूँ। ये हम वॉल्यूम देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम में चेंज आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, इसके साथ डेल भी आएगा। यानी कि वॉल्यूम जो है तो असल में पहले से बढ़ के ये वाला शेडिड एरिया समझ लीजिए, ये पहले से बढ़ के ये डेल वाई के बराबर हो चुका है। इसका कह सकते हैं वॉल्यूम में इंक्रीजन हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास पहले इसकी इनिशियल पोजीशन थी कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो था F फोर्स लग रही थी और डेल्टा वाई, यहाँ पे इस केस के लिए डेल्टा वाई आ जाएगा। अब डेल्टा जिस वक्त ये दो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं ख़त्म करेंगे, एफ डेल वाई कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे बच्चा सोच रहा होगा कि एंगल क्या हम यहाँ पे यूज़ कर लें, तो कॉस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। जैसे देखें कि जिस वक्त पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ था, सिलेंडर के मॉलिक्यूल्स ने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी, तो मोशन भी किस डायरेक्शन में पिस्टन की हुई थी, वो भी डेल वाई जो उसने ट्रैवल किया है वो भी ऊपर की तरफ है, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो वो हमारे पास बन जाएगा एफ डेल वाई कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 डिग्री किसके बराबर होता है, एफ डेल वाई, याद रखिएगा कॉज ऑफ 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव भी है, तो इस वजह से यहाँ पे एफ डेल वाई लगा दें, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी एफ डेल वाई इंटू 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के बाद यही रहेगा। अब एक और भी चीज़ कि प्रेशर किसके बराबर होता है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। और इसी फॉर्मूला को मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर F सेपरेट की जाए तो ये PA के बराबर हो जाता है। तो क्यों ना इस F की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा PA डेल Y। और अभी हमने पहले पढ़ा है नीचे कि हमारे पास W जो है वो हमारे पास जो A और डेल Y है ये असल में डेल V के बराबर होते हैं। तो क्या ये वही फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो गया? जी बिल्कुल, ये वही फार्मूला ड्राइव हो चुका है। तो इसका मतलब है कि डेल वाई हमारे डेल वी जो है ये क्या होता है, चेंज इन, ये किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम। और उसके बाद अगर आप देखिए P क्या है, ये तो प्रेशर है, तो W क्या होगा, ये वर्क। तो यानी कि इनके प्रोडक्ट के बराबर ही है, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के वर्क बराबर आ चुका है। अब हम चलते हैं, ये तो हमने देख लिया, अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं। वो कौन से वाला है, वो है पीवी ग्राफ। अब जी पीवी ग्राफ जो है ये हमें क्या बताता है, याद रखिएगा पीवी ग्राफ थर्मोडायनामिक्स में बहुत अहम है। क्या रीज़न है, इसी ग्राफ की मदद से हम आइसोबैरिक ग्राफ के मतलब बता सकते हैं, इसी ग्राफ की मदद से एडियाबैटिक, इसी ग्राफ की मदद से आइसोकोरिक, इसी ग्राफ की मदद से हम एडियाबैटिक, आइसोथर्मल प्रोसेस, मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस कह सकते हैं। इसी ग्राफ की मदद से हम आइसोबैरिक बता सकते हैं, इसी ग्राफ की मदद से आइसोथर्मल बता सकते हैं, इसी ग्राफ की मदद से एडियाबैटिक बता सकते हैं, इसी ग्राफ की मदद से आइसोकोरिक बता सकते हैं। तो ये कुछ डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दी हैं।
तो कुछ डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दी हैं, इनको फर्दर हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन ऐसे ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि इसकी मदद से हम वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बखूबी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्राफ हमारे पास जो मिल रहा है, इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे हम, वॉल्यूम, वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, प्रेशर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि पहला ग्राफ हमने ऐसा देखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि प्रेशर क्या है हमारे पास थ्रू आउट सेम, इससे मैं आइसोबैरिक ग्राफ बोलूँगा। आइसोबैरिक मीन होता है, आइसो मीन सेम, बैरिक मीन प्रेशर, तो प्रेशर जिसमें सेम हो, पी इज सेम, तो ये आइसोबैरिक होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू को ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास V2 बड़ी लग रही है एज़ कम्पेयर टू V1, क्योंकि ये एरो इस तरफ जा रहा है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो हमारे पास इनिशियल क्या होगी V1 और फाइनल क्या हो गई V2। सो ये हमारे पास इनिशियल इसके बराबर हो जाएगी, फाइनल इसके बराबर हो जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे तो V2 माइनस V1 बनेगा, वो किसके बराबर होगा, इट इज़ आल्सो अ पॉजिटिव, यानी कि एक्सपेंशन हो रही है। और एक्सपेंशन के अंदर याद रखिएगा डेल वी पॉजिटिव ही होगा। अगर हमने वर्क को देखना है तो वो तो पी डेल वी के बराबर था, अगर यहाँ पे पी डेल वी अगर पॉजिटिव है तो क्यों ना हमारे पास वर्क जो है क्या वो पॉजिटिव नहीं आएगा, एग्जैक्टली पॉजिटिव आएगा। इस वजह से हमारे पास ये ग्राफ आइसोबैरिक एक्सपेंशन का ही ग्राफ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, दैट इज़ आल्सो अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ, दैट इज़ आइसोबैरिक कंप्रेशन। आइसोबैरिक एक्सपेंशन तो देख लिया था, अब कंप्रेशन देखते हैं। अब याद रखिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल है। रीज़न क्या है, एरो वापस डायरेक्शन में आ रहा है, इस जगह पे वॉल्यूम 1 है, इस जगह पे वॉल्यूम V2 है। ये याद रखने वाली बात है, कभी भी वॉल्यूम यहाँ से शुरू नहीं होगा। रीज़न क्या है कि किसी भी गैस का ग्राफ, गैस का वॉल्यूम ज़ीरो पे नहीं जाता, अगर ज़ीरो पे जाएगा तो वो फिजिकल मीनिंग नहीं रहेंगे। आइसोबैरिक ग्राफ क्यों बोलूँगा मैं, बिल्कुल यहाँ पे भी अगर आप देखें तो प्रेशर तो सेम ही है, तो P इज़ सेम। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो V2 जो है इसको मैंने इनिशियल कह दिया है और V1 जो है इसको मैंने फाइनल कह दिया है। अब चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे तो ये हमारे पास V1 माइनस V2 बनेगा, तो ये हमारे पास क्या देगा, नेगेटिव नंबर। देख सकते हैं हमारे पास V2 जो है वो है हमारे पास एज ग्रेटर एंड V1 इज स्मॉलर, तो नेगेटिव वैल्यू ही आई ना। तो W की वैल्यू क्या बन जाएगी, P डेल V, तो ये हमारे पास क्या है P इंटू नेगेटिव, तो ये हमारे पास वर्क की मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगी। सो आई कैन से कि हमारे पास वर्क की मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, तो ये कंप्रेशन हुआ, यानी कि जिस वक्त भी वॉल्यूम कम हो रहा होता है तो वो कंप्रेस ही तो हो रहा होता है सिस्टम। सो इसका मतलब है वर्क भी नेगेटिव होगा। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए ग्राफ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जैसा ही एक और ग्राफ हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट स्टेट में दो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, सेम है। अगर वॉल्यूम सेम हुआ तो इसको मैं आइसोकोरिक ग्राफ कह सकता हूँ, ये याद रखिएगा। आइसो मीन सेम, कोरिक मीन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेम है। तो अब हमने वर्क देखना था, तो लेकिन वर्क तो P डेल V के बराबर होता है। यहाँ पे डेल V की वैल्यू अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगी, वॉल्यूम जो है वो तो हमारे पास था ही ज़ीरो, तो हमारे पास W की मैग्नीट्यूड जो है वो हम कह सकते हैं ज़ीरो के बराबर होती है। तो इसका मतलब है आइसोबैरिक के अंदर कोई भी वर्क नहीं लग रहा होता। अब एक ऐसा ग्राफ देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है आपको, एक और भी ग्राफ मिल सकता है, जिनको आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में एक क्लोज शेप बॉडी मिली है, एक लूप मिला है, सॉरी। तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप के लिए वर्क की मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसको हम कहेंगे कि वर्क हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और इसको एक्सपेंशन वाला ग्राफ ही समझते हैं। यानी कि जिस वक्त ये क्लॉकवाइज होगी तो W की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, लेकिन ये कंप्लीट लूप है तो इसकी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो के बराबर होगी, इस बात का भी खास ख्याल रहे। अब हम चलते हैं इस जैसा ही लास्ट एक और ग्राफ देखते हैं जो कि हमारे पास है, ऐसा देख लें, या PV का ये वाला ग्राफ देख लीजिए। अगर इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है देन क्या होगी, अगर तो ये
एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक के लिए W की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये कंप्रेसिव ग्राफ कंसीडर होता है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है। और उसके बाद एंटी क्लॉक के लिए हम W को नेगेटिव ही लेते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी कंप्लीट लूप, क्लोज लूप होने की वजह से 0 के बराबर होगी। अब इस जैसा ही अगर आपके माइंड में कोई और ग्राफ है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन या कोई इस तरह की क्यूरी है तो वो लाजमी डिस्कस कर सकता है। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।